गुड इवनिंग। आज की क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लास होगी, जो क्लास 12 और ख़ास करके वे सभी स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की जिसमें फिजिक्स सब्जेक्ट से क्वेश्चंस किए जाते हैं, उनके लिए स्पेशल है। जैसे आप अगर IIT JEE मेन के लिए अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, अपेयर होना चाहते हैं, CPMT में अपेयर होना चाहते हैं, या एयरफोर्स ग्रुप एक्स के पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आज का वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इसलिए नोटबुक और पेन लेकर के बैठें, और कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो उसको पूछें। अगर आप 12th एग्जाम में भी भाग लेने वाले हैं तो आपके लिए आज का ये क्लास, ये लाइव क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कई क्लासें चलेंगी, 4-5 दिनों में कोशिश किया जाएगा कि इंपॉर्टेंट टर्म्स को कंप्लीट कर लिया जाए, और इंपॉर्टेंट टर्म्स को कंप्लीट करने के बाद फिर दोबारा हम लोग हर एक एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे, चाहे वो IIT JEE मेन की हो या CPMT की हो या फिर एयरफोर्स के लिए हो, तो 12th बोर्ड एग्जाम के साथ साथ उन एग्जाम्स को भी हम अच्छी तरह से फुल कॉन्फिडेंस के साथ फेस करें और अच्छे परसेंटेज के साथ अपना रिजल्ट लेकर के आएँ, ताकि हमें बाद में अफसोस ना हो कि हम रसूलाबाद में रह गए या कहीं छोटे क्षेत्र से आने वाले हैं, इसलिए हमने पूरा प्रिपेयर नहीं किया अपने आप को, और कहीं ना कहीं रिजल्ट हमारा जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज के रेस्ट पोजीशन में चार्ज की प्रॉपर्टी और चार्ज के इफेक्ट की स्टडी करते हैं। कोई भी चार्ज अगर बॉडी के अंदर है और चार्ज बॉडी अगर रेस्ट में है, विरामावस्था में है, तो उस आवेशित विरामावस्था की वस्तु के कारण आसपास के सराउंडिंग में, आसपास के वातावरण में जो गुण प्रदर्शित होता है, जिस प्रभाव का वो अनुभव कराती है अन्य वस्तुओं को, उसका स्टडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर करते हैं, स्थिर विद्युत के अंदर करते हैं। बेसिक कंसेप्ट के ऊपर जाएं तो समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उनको इग्नोर करके जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम चलें। हमें पता है कि आज तक के ज्ञात सभी तत्वों के परमाणु, सभी 118 एलिमेंट्स जो आप अपने पेरियोडिक टेबल के अंदर देखते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, फेरस हो, लेड हो, कोई भी एलिमेंट हो, हर एक तत्व के परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का मान हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। मतलब किसी भी परमाणु में कुल जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही परमाणु के अंदर प्रोटॉन होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के ऊपर जितना चार्ज होता है, जितना नेगेटिव चार्ज होता है, -E इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उतना ही पॉजिटिव चार्ज, ठीक उतना ही धन आवेश एक प्रोटॉन कण के ऊपर होता है, +E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब चूंकि एक प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है, और किसी भी एटम के अंदर, किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि किसी भी परमाणु के अंदर, किसी भी एटम के अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट उसके अंदर के टोटल नेगेटिव चार्ज के अमाउंट के इक्वल होगा। मीन्स टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। किसी भी परमाणु के अंदर क्या होता है? कुल धन आवेश का मान उसके कुल ऋण आवेश के मान के बराबर होता है। अब जब कुल धन आवेश का मान हमेशा कुल ऋण आवेश के मान के बराबर होगा, तो दोनों एक दूसरे को प्रभावहीन कर देते हैं। धन आवेश ऋण आवेश को प्रभावहीन कर देता है, ऋण आवेश धन आवेश को प्रभावहीन कर देता है, और अंततः परमाणु एक उदासीन पदार्थ के रूप में, एक उदासीन छोटे से कण के रूप में रह जाता है। वो सराउंडिंग के अंदर, वातावरण में किसी भी प्रकार के किसी आवेश का प्रदर्शन नहीं करता। इसलिए हम कहते हैं कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। परमाणु क्या होते हैं? विद्युततः उदासीन होते हैं।
अब परमाणु उदासीन होते हैं और उन छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के जब बहुत सारे पदार्थों का निर्माण होता है तो जाहिर है कि पदार्थ क्या होंगे भाई। पदार्थ उदासीन परमाणुओं से जब मिल करके बना है तो जाहिर है कि पदार्थ भी उदासीन होगा। और जब उदासीन पदार्थ होगा तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम आवेश का अध्ययन कैसे करेंगे। आवेश का अध्ययन करने के लिए तो पदार्थ को आवेशित होना जरूरी है और जब तक पदार्थ आवेशित नहीं होगा तब तक वो अपने आसपास के वातावरण में ना तो अपनी किसी प्रॉपर्टी को शो कर पाएगा, ना किसी इफेक्ट को शो कर पाएगा, ना किसी गुण ना किसी प्रभाव का प्रदर्शन कर पाएगा। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा, उसकी स्टडी बंद हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि पदार्थ उदासीन जरूर होता है, पदार्थ उदासीन परमाणुओं से मिल करके जरूर बना होता है, लेकिन कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं के द्वारा प्राकृतिक रूप से भी अपने आप भी प्राकृतिक कुछ घटनाएं इस प्रकार की होती हैं जिसके कारण पदार्थ आवेशित हो जाते हैं। या फिर हम कोई प्रोसेस करते हैं आर्टिफिशियल कृत्रिम प्रोसेस, कृत्रिम विधि के द्वारा भी पदार्थों को हम लोग आवेशित करते हैं। अब आवेशित कैसे किया जाए पदार्थ को, तो पदार्थ को कैसे आवेशित किया जाए ये जानने के लिए ये जानना सबसे पहले जरूरी है कि पदार्थ आवेशित क्यों नहीं था। तो पदार्थ आवेशित इसलिए नहीं था कि किसी भी पदार्थ के अंदर प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर थी। किसी भी पदार्थ के नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन थे, धनावेशित प्रोटॉन पार्टिकल्स थे, नाभिक के बाहर नाभिक का चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन कणों की संख्या भी ठीक उतनी ही थी। इसका मतलब क्या है कि यदि E is equal to E जो रिलेशन है प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर रह करके पदार्थ को अगर उदासीन करती है तो इसका सीधा मतलब ये है कि यदि P और E एक दूसरे के बराबर नहीं रहेंगे, मतलब प्रोटॉनों की संख्या पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर नहीं रहेगी, या तो प्रोटॉन की संख्या अधिक हो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो, या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो प्रोटॉन की संख्या अधिक कम हो, तो दोनों ही स्थिति में पदार्थ आवेशित होगा। और जब पदार्थ आवेशित होगा तो अपने आसपास के वातावरण में क्या करेगा, अपने विद्युतीय गुण का प्रदर्शन करेगा, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का को शो करेगा, और उसी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का स्टडी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब समान परिमाण में है तो उनमें अंतर कैसे उत्पन्न हो सकता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कि किसी भी पदार्थ को आवेशित करने के लिए, मतलब प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अंतर उत्पन्न करने के लिए ये जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनों का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण किया जाए। सभी लोगों को बात समझ में आ रही है? मैं जो बता रहा हूं आप लोग समझ पा रहे हैं? दिक्कत हो रही है? थैंक यू। तो ये जरूरी है पदार्थ को आवेशित करने के लिए, ये सबसे अधिक जरूरी या केवल एकमात्र साधन है कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया जाए, क्योंकि बिना पदार्थों का स्थानांतरण किए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में अंतर नहीं आएगा, और जब तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में अंतर नहीं आएगा तब तक पदार्थ आवेशित नहीं होगा। अब पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कैसे हो भाई, तो इसकी दो विधियां, एक तो केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस में आप लोगों ने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा कि जब स्टेबल होने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कोई एक पदार्थ अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण दूसरे पदार्थ में कर देता है, तो जो पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है, अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, वो इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण धनावेशित हो जाता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा प्रोटॉन कण अधिक हो जाते हैं, और चूंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए अधिक पॉजिटिव चार्ज के कारण वो पदार्थ धनावेशित हो जाता है। उस पदार्थ के संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को जो पदार्थ ग्रहण करते हैं उनमें पहले प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर थी, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से और आ गया,
तो प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज अधिक हो जाने के कारण वो पदार्थ क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। अक्सर हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा है कि जब सोडियम धातु की अभिक्रिया Na+Cl2 इसको 2Na करते हैं, क्योंकि एक सोडियम एक क्लोरीन परमाणु के साथ रिएक्शन करता है और 2NaCl बनता है। केमिस्ट्री में बस इतना लिख करके काम चलाते हैं, 2Na+Cl2 इज 2NaCl। वास्तव में यहाँ होता क्या है, क्या होता है भाई, तो सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये दोनों अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं कि हमारे वैलेंस शेल में, हमारे संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाए, 8 हो जाए। ये सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन जो संयोजी कक्षा में है, ये थर्ड ऑर्बिट का है, और इसके पहले जो सेकेंड ऑर्बिट होता है उसके अंदर ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दे तो इसका बाहरी कक्षा जो है, ये सोडियम का न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गई, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सेकेंड ऑर्बिट हो गया, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आपका थर्ड ऑर्बिट हो गया, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये सोडियम अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, दूसरे को दे देगा, ट्रांसफर कर देगा अपने एक इलेक्ट्रॉन का, तो इस थर्ड ऑर्बिट में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी चला जाएगा। तो ये थर्ड ऑर्बिट क्या हो जाएगा, महत्वहीन हो जाएगा, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। तो हम कहते हैं कि तीसरी कक्षा क्या हो गई, समाप्त हो गई। और जब तीसरी कक्षा समाप्त हो गई तो बाहरी कक्षा कौन सी कक्षा कही जाएगी, सेकेंड ऑर्बिट को आउटर ऑर्बिट कहा जाएगा। और सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इसके अंदर है, इसलिए ये स्टेबल माना जाएगा। अब जब इस इलेक्ट्रॉन में 11वां इलेक्ट्रॉन था, मतलब इस सोडियम के परमाणु के अंदर बाहरी कक्षा तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो प्रोटॉन की संख्या 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 थी। और 11 इलेक्ट्रॉन का जो निगेटिव चार्ज था, वो 11 प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल बना देता था, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना ही निगेटिव चार्ज होता है जितना 11 प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन उसका कहीं बाहर चला गया दूसरे पदार्थ में, तो प्रोटॉन की संख्या तो 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कम होकर के क्या हो गया, 10 हो गया। अब 11 को अगर हम 10+1 लिखें तो ये बात साफ साफ समझ में आ रही है कि जिस तरह से 11 इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश 11 प्रोटॉन के धन आवेश को न्यूट्रल बनाता था, उसी तरह से अब 10 ही इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर रह गए, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश तो 10 ही प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर पाएगा। एक एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो बच गया, इस प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज के कारण ये एटम जो है ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और तब इसको हम सोडियम का आयन कहते हैं, पॉजिटिव आयन कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाती है, क्योंकि प्रोटॉन धनावेशित होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद पदार्थ भी धनावेशित हो जाता है। इसके इलेक्ट्रॉन को जब सोडियम क्लोरीन ग्रहण करता है, तो क्लोरीन के अंदर जब तक इसने इलेक्ट्रॉन सोडियम का नहीं लिया था, तब तक ये क्या था, न्यूट्रल था, उदासीन था, ये किसी भी प्रकार के आवेश को शो नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसने सोडियम का लिया, अब प्रोटॉन्स की संख्या तो 17 ही है, 17 ही है इसके अंदर, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो पहले 17 थे, एक बढ़ करके हो गया 18। अब 17 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज 17 इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को तो न्यूट्रल बना देगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज था, वो नेगेटिव चार्ज
क्लोरीन के ऊपर आएगा, मतलब क्लोरीन का परमाणु अब ऋण आवेशित हो जाएगा, इसलिए इसको क्लोरीन का ऋणायन कहा जाता है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। और आपको पता है कि जब जैसे ही दो आवेशित कण, दो विपरीत आवेश से आवेशित कण एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, स्थिर विद्युत बल काम करता है। और इस स्थिर विद्युत बल के द्वारा ये दोनों परमाणु, दोनों आयन अब कहिए चूंकि आवेशित हो चुके हैं, तो ये दोनों आयन अब अलग अलग नहीं रह करके एक साथ मिल करके एक नए प्रकार के गुण वाले पदार्थ सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं, जिसको चखने पर नमक नमकीन लगता है, इसीलिए उसको नमक के नाम से जाना जाता है, सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। मैं यहाँ आपको इसलिए बता रहा था कि जिस प्रकार से सोडियम और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण हुआ, उसी तरह से किसी भी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो दोनों ही पदार्थ आवेशित हो जाते हैं। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से अधिक हो जाती है, इसलिए ये धनावेशित हो जाता है। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण दूसरा पदार्थ जिसने ग्रहण किया है इलेक्ट्रॉन को वो ऋणावेशित हो जाता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। प्रशांत कुमार, बात समझ में आ रही है? तौसीफ, तौसीफ समझ रहे हैं? ओके, कीर्ति त्रिपाठी समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत हो रही है? कहीं भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल पूछिएगा। ऑनलाइन लाइव क्लास में सचिन कुमार, शिवानी कुशवाहा अपना अपना कैमरा स्टार्ट कर लीजिए। टॉर्च जला लो, लाइट नहीं आ रही है तो, क्योंकि आप भी जब दिखते रहेंगे तो अच्छा लगेगा ना। टॉपिक समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है? ओके, थैंक यू। तो मैं बता रहा था कि जब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो धनावेशित और जो ग्रहण करता है वो ऋणावेशित होता है। अब आपसे अगर कहा जाए कि आप अपने एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाने वाले हैं, इनविटेशन आपका है, और उसी दिन एक दूसरे फ्रेंड के बड़े भाई की शादी है, वहां से भी इनवाइट है आप, और दोनों जगह चाहते हैं कि एक ही टाइम पर पार्टी अटेंड कर लें, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप अपने आधे शरीर को बर्थडे पार्टी में भेज दें और आधे शरीर को इस मैरिज पार्टी में भेज दें? पॉसिबल है कभी? हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या तो आप बर्थडे पार्टी अटेंड करेंगे या फिर आप क्या करेंगे, मैरिज पार्टी अटेंड करेंगे। दोनों में आधा आधा नहीं जा सकते, क्योंकि एक बॉडी जो है वो जब भी मूवमेंट करेगी तो एक साथ जब जाएगी तो पूरी की पूरी बॉडी जाएगी, सिर से लेके पैर तक। चाहे तो बर्थडे पार्टी में केक काटने जाएगा या फिर डिस्को डांस करने जाएगा डीजे के ऊपर। बात समझ में आ रहा है? अब ठीक उसी तरह से जैसे हम दो पार्टी में एक साथ नहीं जा सकते, या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं, उन मेहमान के वेलकम के लिए हमारा आधा शरीर यहाँ रह जाए और आधा शरीर पार्टी अटेंड करने चला जाए, उसी तरह से किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स टुकड़ों में नहीं जा सकते। जब जाएगा तो क्या होगा, एक पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, या दो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, या 5 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, या 500 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, या 5000 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो होगा, ट्रांसफर जो होगा, स्थानांतरण जो होगा, वो हमेशा एक इंटीजर नंबर के मल्टीपल में होगा, वास्तविक संख्या के गुणनफल के रूप में। कभी भिन्नात्मक रूप में 1/2 इलेक्ट्रॉन कभी भी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा, मान लीजिए दो बॉडीज हैं, एक ए है एक बी है,
और ए ने एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को बी को दे दिया। तो जब ए अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा तो ए के ऊपर कितना चार्ज आएगा, 1e, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। यहाँ E बराबर क्या है, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आ रहा है, E इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर प्रोटॉन के चार्ज को देखा जाए तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को देखा जाए तो माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो एक इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन अपने आवेश को लेकर के जाएगा। अब ओझा सर आपके हैं, ओझा सर को मान लीजिए किसी दिन आपने इनवाइट किया अपने यहाँ टी पार्टी पर चाय पीने के लिए, टेंशन ना लीजिए, नहीं इनवाइट करने की इच्छा होगी तो जबरदस्ती नहीं आएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए एके ओझा सर को आपने कभी इनवाइट किया अपने यहाँ चाय पीने के लिए, तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि एके ओझा सर के जो गुण हैं अपने, उन गुणों को, अगर वो गुण आपको पसंद ना हो तो उन गुणों को वो अपने घर पे छोड़ दें, और उन गुणों को छोड़ करके कि भाई हमारा स्टूडेंट है, उसको हमारे एक दो गुण अच्छे नहीं लगते तो उन एक दो गुणों को हम रहने दें यहीं पे, और बाकी गुणों के साथ उसके यहाँ जाए, चाय पी करके आए तो फिर अपना गुण ले ले। ये पॉसिबल नहीं है। मतलब एके ओझा सर को अगर आपको चाय पर बुलाना है तो उनके सभी गुणों के साथ आपको अपने यहाँ स्वीकार करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा और चाय पिलाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज की प्रॉपर्टी अपने पास रखता है। वो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने साथ साथ माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ले करके जाएगा। अब यहाँ पर जहां से निकल गया वहां पर माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसी को माइनस ही कहा जाता है। इतना चार्ज कम हो गया तो इसके बदले में जो ये चार्ज जिस प्रोटॉन के चार्ज को न्यूट्रल बनाता था, वो प्रोटॉन का आवेश क्या होगा, प्रदर्शित होने लगेगा और उसके कारण ये पदार्थ धनावेशित। समझ में आ रहा है। दूसरी तरफ जो ग्रहण करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा उसके साथ साथ उसकी मजबूरी होगी कि उसके नेगेटिव चार्ज को भी वो अपने पास ग्रहण करे, और जितने नेगेटिव चार्ज को ग्रहण करेगा वो उतना नेगेटिव चार्ज वो शो करने लगेगा, मतलब उतने नेगेटिव चार्ज से वो ऋण आवेशित हो जाएगा। कहने का मतलब केवल इतना है कि जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो जो दोनों बॉडीज के ऊपर जो चार्ज होगा उसका अमाउंट क्या होगा, प्लस माइनस 1e। 5 इलेक्ट्रॉन अगर इसने ए ने बी को दिया तो ए और बी के ऊपर, दोनों के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 5e। 500 इलेक्ट्रॉन्स अगर ए ने बी को दे दिया तो ए और बी दोनों के ऊपर चार्ज कितना हो गया, प्लस माइनस 500e। प्लस माइनस 500e का मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसके ऊपर प्लस 500e, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उसके पास माइनस 500e। अब 500 को e मीन्स एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के आवेश 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो वो टोटल चार्ज की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब आवेश जो है वो टुकड़ों में, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उतने चार्ज के टुकड़ों में जाता है। एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक ही चार्ज, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ एक ही चार्ज, तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ एक ही चार्ज, चौथे इलेक्ट्रॉन के साथ एक ही चार्ज, और हमेशा वो नंबर जो होता है, वो टुकड़ों की संख्या जो होती है वो इंटीजर नंबर के मल्टीपल के इक्वल होती है। मतलब किसी भी पदार्थ के ऊपर कितना आवेश पॉसिबल है, कोई पदार्थ कितने आवेश से आवेशित हो सकता है, उसका जवाब क्या होगा कि किसी भी पदार्थ के ऊपर पॉसिबल चार्ज की वैल्यू, संभव आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के आवेश के इंटीजर नंबर के मल्टीपल के प्रोडक्ट के बराबर होता है। 1e 2e 3e 4e 500e 5000e। 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता कहीं भी,
2.7 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टुकड़ों में नहीं जा सकते, जैसे एक ओझा टुकड़ों में आपके घर नहीं जा सकते। तो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा का पूरा 1 जाएगा या 500 जाएगा या 7000 जाएगा, और हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसका जो चार्ज है -e वो उसके साथ जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इंटरमीडिएट के एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसे कहते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इसलिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कंसेप्ट आपको अपने पास रखना चाहिए। क्या होता है भाई क्वांटम नंबर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? तो जब भी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण पदार्थ को आवेशित करने के लिए किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हमेशा इंटीजर नंबर में होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ के ऊपर उपस्थित या उत्पन्न होने वाले आवेश का मान भी हमेशा एक प्रोटॉन के धन आवेश और इंटीजर नंबर और उसके इंटीजर नंबर के मल्टीपल के बराबर होता है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश और इंटीजर नंबर, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स उसने ग्रहण किए, अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, अट्रैक्ट किया जितने इलेक्ट्रॉन्स को, उन इलेक्ट्रॉन्स के इंटीजर नंबर के मल्टीपल के बराबर होता है। इससे एक हम लोगों को इक्वेशन मिलता है, छोटा सा इक्वेशन, छोटा है लेकिन काम इसके बहुत बड़े बड़े हैं। सपोज कीजिए कि कोई ये एक पदार्थ ए है, ये दूसरा कोई एक स्फीयर बी है। ए ने बी को n इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ए ने बी को n इलेक्ट्रॉन दिया, तो ए के ऊपर कितना चार्ज होगा और बी के ऊपर कितना चार्ज होगा? कीर्ति त्रिपाठी बताएंगी। ए ने बी को n इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो n इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद ए के ऊपर Q की वैल्यू, Q चार्ज ऑफ ए क्या हो जाएगा, और बी के ऊपर चार्ज आवेश Q B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -e। अगर -e चार्ज किसी एक बॉडी से निकलता है, तो वो -e चार्ज जिस बॉडी से निकलेगा वो बॉडी उतने ही चार्ज से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जिस बॉडी के अंदर वो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो बॉडी उतने ही चार्ज से क्या हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर जाता ए से बी में, तो ए क्या हो जाता, +1 e चार्ज ए के ऊपर आ जाता, बी के ऊपर -1 e चार्ज आ जाता। अगर ए बी को 5 इलेक्ट्रॉन्स देता, तो ए के ऊपर 5e + 5e चार्ज आता, और बी के ऊपर -5e चार्ज आता। अगर ए बी को 500 इलेक्ट्रॉन देता, 500 इलेक्ट्रॉन्स देता, तो ए के ऊपर +5e चार्ज आता, और बी के ऊपर -5e चार्ज आता। जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर माइनस, जो देगा उस पर प्लस। अब यहाँ क्या हो रहा है, ए ने बी को n इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ए के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +ne चार्ज आ जाएगा, और बी के ऊपर कितना चार्ज आएगा, -ne चार्ज आ जाएगा। जहां n क्या है, इंटीजर नंबर है, इलेक्ट्रॉन्स की वो संख्या है जितने इलेक्ट्रॉन्स एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो रहे हैं। क्लियर, समझ में बात आ रही है? मतलब क्या है कि किसी भी पदार्थ पर संभव आवेश का मान क्या होता है, +Q इज इक्वल टू ±ne। या तो Q बराबर +ne होगा या फिर Q बराबर -ne होगा। जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर ne चार्ज होगा, +ne चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर -ne चार्ज होगा। अब आवेश क्या है भाई, तो आवेश ऊर्जा है। चार्ज इज एन एनर्जी, चार्ज इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। विद्युत ऊर्जा को ही आवेश कहते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बताती है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड।
energy neither be created nor destroyed, it only can change from any one form to another. ऊर्जा का निर्माण नहीं होता, ऊर्जा का नाश नहीं होता, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। मतलब किसी भी वस्तु के, किसी भी पदार्थ के कुल ऊर्जा का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अब यहां देखें कि आवेश अगर ये क्या था, इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं निकला था तब तक उदासीन था, बी के पास जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं आया था तब तक बी आवेशहीन था। अब ये दोनों आवेशित हो गए, तो क्या यहाँ आवेशित होना उदासीन पदार्थ से आवेशित पदार्थ का निर्माण होना आवेश संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है या नहीं करता? ये सवाल बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इसी सवाल पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। क्या भाई, तो ए और बी दो पदार्थों से मिलकर के एक सिस्टम बना, कोई तीसरा तो यहाँ पर है नहीं। एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, किसी धातु पदार्थ का गोला ये है, दूसरा धातु पदार्थ का गोला भी है, दोनों उदासीन है, दोनों में से किसी के पास कोई आवेश नहीं है। ए ने क्या किया, तो ए ने बी को 500 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। ए ने बी को 500 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 500 इलेक्ट्रॉन्स जब देंगे तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, QA बराबर 500 प्लस 500 भी, और बी के ऊपर कितना आवेश आएगा, -500 UB इज इक्वल टू -500। अब आप कैसे बताएंगे कि ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है? पहले तो ये दोनों उदासीन थे, अब दोनों आवेशित हो गए, तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कहाँ कर पा रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? प्रशांत बताइए। ये दोनों ए और बी जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुए थे तब तक जीरो चार्ज था, ए के ऊपर भी जीरो चार्ज था, बी के ऊपर भी जीरो चार्ज था। जब ए ने बी को 500 इलेक्ट्रॉन दान दे दिया, इससे 500 इलेक्ट्रॉन्स निकल करके बी के ऊपर चले गए, तो ए के ऊपर QA इज इक्वल टू +500 चार्ज आ गया और बी के ऊपर -500 चार्ज आ गया। और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा तो ना बढ़ती है ना घटती है, ऊर्जा का तो निर्माण भी नहीं होता, विनाश भी नहीं होता, सब किसी भी पदार्थ के कुल ऊर्जा का मान, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ टोटल चार्ज तो कांस्टेंट रहा नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं कि आवेश ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है या नहीं करता है? क्या कहा जाएगा? सचिन बताएंगे। सचिन, क्या यहाँ आवेशों के द्वारा या इस पदार्थ के द्वारा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की तरह ही आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा? सचिन, आवाज जा रही है आप तक? हाँ बताएं। यहाँ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरह प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा? कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए, ये एक बॉडी को अगर हम देखते हैं, ए को अलग देखते हैं और बी को अलग देखते हैं, तब तो आपको लगेगा कि ए क्या था, जीरो चार्ज था ए के ऊपर, बी के ऊपर भी जीरो चार्ज था, और ए भी आवेशित हो गया, तो आवेश का मान इस पर क्या हो गया, कुछ न कुछ उत्पन्न हो गया, पैदा हो गया, जबकि ऊर्जा तो उत्पन्न होती नहीं है। बी पर भी कोई चार्ज नहीं था, स्टार्ट में क्या था, बी जब तक इलेक्ट्रॉन लिया नहीं था तब तक इसके ऊपर जीरो चार्ज था, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन लिया निगेटिव चार्ज इस पर उत्पन्न हो गया। तो सीधा सीधा अगर देखा जाए तो ये ऐसा लगता है कि ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन नहीं करता, जैसे बाकी पदार्थ ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करते हैं। लेकिन ये क्रिया जो हो रही है ये दो वस्तुओं के बीच में हो रही है, तो दोनों का एक सिस्टम बना, और
शुरू में जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुए थे तब तक ए का चार्ज क्या था, QA1 इज इक्वल टू 0। और जब तक इसने बी ने इलेक्ट्रॉन नहीं लिया था तब तक बी का चार्ज क्या था, QB1 इज इक्वल टू 0। टोटल चार्ज क्या था, तो टोटल पूरे सिस्टम का चार्ज दोनों के चार्ज को जोड़ देने पर मिलेगा। तो टोटल चार्ज Q1 इज इक्वल टू QA1 प्लस QAB1, दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर भी 0 चार्ज था, इसके ऊपर भी 0 चार्ज था, दोनों के चार्ज को जोड़ देंगे तो नेट चार्ज क्या था, स्टार्टिंग में जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुए थे तब तक दोनों पर मतलब पूरे सिस्टम पर 0 चार्ज था। अब क्या हो गया, इसने 500 इलेक्ट्रॉन अपने दे दी। 500 इलेक्ट्रॉन देने के कारण इसके ऊपर क्या हो गया, QA2 इज इक्वल टू प्लस 500 और इसके ऊपर क्या चार्ज हुआ, QB2 इज इक्वल टू माइनस 500। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद अगर इस सिस्टम का पूरा चार्ज निकाला जाए तो Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500E माइनस 500E प्लस 500 इज इसका चार्ज और माइनस 500E इसका चार्ज इज इक्वल टू 0 कूलम्ब चार्ज। तो पहले भी दोनों का योग क्या था, दोनों के आवेशों का 0 था और अब भी दोनों के आवेशों का योग क्या है, 0 है। इसका मतलब है कि आवेश कहीं नष्ट नहीं हुआ, इसमें से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर गए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के कारण पॉजिटिव चार्ज जो दबा हुआ था वो खुल करके सामने आया और माध्यम में अपने प्रभाव को दिखाने लगा। ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे आया तो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की संख्या जब ज्यादा हुई तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आने के बाद अपना प्रभाव दिखाने लगा। ये भी पहले इस सिस्टम के अंदर ही थे जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ था, पहले इक्वल अमाउंट में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थे हर एक अलग अलग बॉडी के ऊपर, इसलिए वो उदासीन थे। अभी भी दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, उदासीन बन जाएंगे। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, सोडियम क्लोराइड की बात हो रही थी, Na प्लस Cl माइनस। अगर सोडियम परमाणु का चार्ज देखा जाए तो कितना होता है, 0। क्लोरीन परमाणु का चार्ज देखा जाए तो कितना होता है, 0। दोनों का टोटल चार्ज कितना होता है, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू। अब क्या हुआ, इस सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। क्लोरीन को जब एक इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम के ऊपर +1 ई चार्ज हो गया, एन की वैल्यू यहाँ 1 हो गई और क्लोरीन के ऊपर क्या हो गया, +-1 ई चार्ज हो गया। अब सोडियम और क्लोरीन दोनों जब आवेशित हो गए तो इनका टोटल चार्ज कितना हुआ, तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू +1E -1E इज इक्वल टू 0। सोडियम क्लोराइड जो बनेगा NaCl ये उदासीन होगा, इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल से ही मिलकर के ये बना, लेकिन माध्यम में अपने से बाहर ये उस आवेश का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए कहा जाएगा कि नेट चार्ज अभी भी इसमें क्या है, 0 है। और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने के कारण जब वस्तु आवेशित होती है तो वो भी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करती है, या ये कहें कि पदार्थ जो है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के तरह ही आवेश संरक्षण के सिद्धांत का ही पालन करता है। हमेशा आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता, आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता, आवेश केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित होता है और किसी भी तंत्र के किसी भी सिस्टम के टोटल चार्ज की वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब QA इसका चार्ज मान लीजिए Q1A था या Q1Na था, इसका चार्ज जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं लिया था तब तक Q2 क्या था, Cl था। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Q1Cl था, सॉरी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद इसका चार्ज क्या हो गया, Na का, Q2Na और इसका चार्ज क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जब इसने ले लिया तो Q2Cl। अब यहाँ क्या दिखेगा
कि जब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ था तब तक Q1Na प्लस Q1Cl हमेशा Q2Na और Q2Cl के बराबर होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने से पहले दोनों के कुल आवेश का मान इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने के बाद उनके आवेश के बराबर। क्लियर हो रहा है? इसको एक इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं कि Q1Na प्लस Q1Cl इज इक्वल टू Q2Na प्लस Q2Cl। जिसमें 1 लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के पहले का आवेश है, जिसमें 2 लगा है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बाद का आवेश है। मतलब किसी भी सिस्टम के, किसी भी तंत्र के अंदर किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु के अंदर आवेशों के स्थानांतरण होने के पहले कुल आवेश का मान इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरित होने के बाद उनके कुल आवेश के मान के हमेशा बराबर होता है। अब आपसे अगर पूछा जाए, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व हो पाता है कि नहीं। सपोज कीजिए ये 3 स्फीयर्स थे A, B और C। नोटबुक निकाल लीजिए तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। A, B और C 3 बॉडीज थी। A के ऊपर Q1A बराबर चार्ज था 6 माइक्रोकूलम। B के ऊपर चार्ज था Q1B इज इक्वल टू मान लीजिए -4 माइक्रोकूलम। और C के ऊपर चार्ज था Q1C बराबर -12 माइक्रोकूलम। मैं बोल रहा हूं ना, A, B और C 3 धातु के गोले हैं और तीनों के ऊपर कुछ न कुछ आवेश है। कितना आवेश है भाई? तो A के ऊपर आवेश का मान Q1A बराबर 6 माइक्रोकूलम, B के ऊपर आवेश Q1B बराबर -4 माइक्रोकूलम और C के ऊपर आवेश Q1C बराबर -12 माइक्रोकूलम। अब क्या होता है कि ये तीनों आपस में कुछ आवेशों का या इलेक्ट्रॉनों का कहें कि आदान प्रदान करते हैं और इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करने के कारण जो A के ऊपर 6 माइक्रोकूलम आवेश था वो अब चेंज होकर के -3 माइक्रोकूलम आवेश हो जाता है। Q2A बराबर Q1A 6 माइक्रोकूलम था, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान होने के बाद Q2A बराबर हो जाता है -3 माइक्रोकूलम। B के ऊपर जो -4 माइक्रोकूलम आवेश था वो अब हो जाता है Q2B इज इक्वल टू +8 माइक्रोकूलम आवेश। C के ऊपर Q2C बराबर आवेश कितना होगा? सवाल लिखिए, हम एक बार बोल दे रहे हैं कि 3 धातु के 3 गोले A, B, C हैं। धातु के 3 गोले A, B एवं C हैं जिन पर उपस्थित आवेश का मान धातु के 3 गोले A, B एवं C हैं जिन पर उपस्थित आवेश का मान क्रमशः 6 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम एवं -12 माइक्रोकूलम है। 6 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम एवं -12 माइक्रोकूलम है। हो गया। तीनों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है
इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, आवेश भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं आवेशों का स्थानांतरण हुआ, ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। तीनों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिसके कारण A एवं B का आवेश क्रमशः -3 माइक्रोकुलाम एवं 8 माइक्रोकुलाम हो जाता है, प्लस 8 माइक्रोकुलाम एवं 8 माइक्रोकुलाम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के बाद C का आवेश क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के बाद C का आवेश क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के बाद C का आवेश क्या होगा? हाँ प्रशांत कुछ बोल रहे हैं। 5 माइक्रोकुलाम, Q2C = 5 माइक्रोकुलाम। अब चेक करते हैं ये सही है कि गलत है। कैसे चेक करेंगे भाई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अभी हमने बताया था कि ये तीन पदार्थों का, तीन गोलों का एक तंत्र बना, एक सिस्टम बना, जिनमें आपस में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। अब अगर हम ये नहीं जानते कि पदार्थ भी आवेश संरक्षण सिद्धांत या ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करते हैं, तब तो भाई छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब तो हमने देख लिया कि जितने भी पदार्थ हैं वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की तरह ही आवेश संरक्षण सिद्धांत का भी पालन करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई? अब अगर ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की तरह ये पदार्थ आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करते हैं, तो इसका सीधा मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के पहले तीनों के कुल आवेश का मान इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के बाद इनके तीनों के आवेश के मान के बराबर होगा। तो नीचे नोट कर लीजिए कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के पहले तीनों गोलों के कुल आवेश का मान इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के बाद उनके आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के बाद उनके आवेश के बराबर होता है। अतः नीचे लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के पहले का कुल आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के बाद का कुल आवेश। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के पहले का कुल आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के बाद का कुल आवेश। अब कैसे सॉल्व करेंगे भाई? तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के पहले प्रारंभ में इन तीनों का जितना जितना आवेश था उसको जोड़ देंगे, और इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के बाद जो आवेश हो गया उसको जोड़ देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। तो क्या इक्वेशन बन जाएगा? Q1A प्लस Q1B प्लस Q1C बराबर Q2A प्लस Q2B प्लस Q2C। क्या बना इक्वेशन? Q1A प्लस Q1B प्लस Q1C बराबर Q2A प्लस Q2B प्लस Q2C। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। Q1A क्या है? 6 माइक्रोकुलाम, यहाँ लिख देंगे 6, प्लस Q1B था -4, यहाँ लिख देंगे -4, प्लस Q1C कितना था? Q1C -12,
तो यहाँ लिख देंगे -12 बराबर Q2A कितना हो गया -3, तो बराबर यहाँ लिख देंगे -3 प्लस Q2 भी हो गया 8 माइक्रोकुलाम, तो यहाँ लिख देंगे 8 प्लस Q2C मालूम नहीं है तो Q2C को Q2C ही लिख देंगे, तो ये हो जाएगा Q2C। सबको सॉल्व कर देंगे। 6 - 4 - 12 इज इक्वल टू -3 प्लस 8 इज +5 प्लस Q2C। -12 - 4 is equal to -16, -16 प्लस 6 is -10, तो ये हो जाएगा -10 बराबर 5 प्लस Q2C। तो Q2C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q2C बराबर +5, लेफ्ट साइड जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 और +5 लेफ्ट आकर के जब -5 होगा तो ये हो जाएगा -10, तो पहले से था -5 और हो गया तो Q2C इज इक्वल टू हो जाएगा -15 माइक्रोकुलाम। -15 माइक्रोकुलाम। प्रशांत सिंह सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? Q1C is equal to 6 माइक्रोकुलाम प्लस Q1B is equal to -4 माइक्रोकुलाम, Q1C is equal to -12 माइक्रोकुलाम। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -12 - 4 -16, -16 प्लस 6 बराबर -10। राइट साइड को अगर देखें तो Q2A बराबर -3, Q2B बराबर +8 में -3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो +5 को लेफ्ट साइड लेकर के आएंगे तो -5, तो Q2C बराबर क्या हो जाएगा -10, ये पहले से था इधर आकर के 5 क्या हो गया -5 हो गया, तो ये बन गया -10 - 5 बराबर -15 माइक्रोकुलाम। ये आपका हो जाएगा आंसर। आप में से कोई अगर ऐसा है जिससे समझ में नहीं आ रहा हो तो बताएं। उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। सचिन क्लियर है? इस तरह से हम लोग किसी बॉडी के 2 बॉडी या 10 बॉडी 20 बॉडी के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के पहले टोटल चार्ज जितना था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद उतना ही चार्ज होगा, और इसी को हम बेस बना करके इक्वेशन बना करके और किसी एक बॉडी के ऊपर कितना चार्ज हो गया बाद में ये निकालना हो तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। समय बहुत हो गया है, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सुना और उम्मीद करते हैं कि कल 6 बजे से इसी क्लास को फिर से कंटिन्यू करेंगे ताकि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जुड़ सके। और ये एक तरह से मान के चलिए कि डेमोन्स्ट्रेशन क्लास इसलिए चल रहा है ताकि स्टूडेंट्स को ये पता चल सके कि ऑनलाइन लाइव क्लास में भी हम अपना कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। कहीं दिक्कत हो, डाउट हो तो आप टीचर से पूछ सकते हैं। हम आपके सामने हैं, आप हमारे सामने हैं, तो क्लासरूम का जो एक आनंद होता है वही पूरा का पूरा मजा आपको मिलने वाला है। और जनवरी फर्स्ट वीक से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए स्पेशल बैच चलने वाला है, इसलिए आप अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। और अभी तो फ्री क्लासेस जो चल रही हैं उसमें आप कहें 6 बजे सभी लोग जुड़े। आप में से जिसके पास लिंक पहुंच जाता है वो बाकी लोगों के पास भी ट्रांसफर करते जाएं। जो लोग जुड़ना चाहें, समझना चाहें कि जनवरी में क्लासेस किस तरह से चलेंगी, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और आप लोग जरूर रोज जुड़े क्लास में। आज के लिए बस इतना। भोजन करें। शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू।